खोले वो फिर भी याद होती हैं चीजें, पार्ट टू की तो होती गई नहीं। हमें रट्टे भी बड़े मारे थे पार्ट 1 में। मैं तो रट्टे बाद में शूट करता दिया वैसे तो हो सादिया तो टॉपर थी रट्टों में। Bismillahirrahmanirrahim. Next story is a woman who had imagination by Herbert Ernest Bade. ये एक नफ्सियाती कहानी है। एंटोनियो एक अमीर शख्स है। वो मौसीकी का बहुत शौकीन है और अपने घर पर सालाना महफिल मौसीकी मुनक्किद कराता है। एल्फ्रेड एक दर्जी है, लेकिन वो गाने का बहुत शौकीन है और अपने पेशे से तवज्जो हटाकर सारी तवज्जो गाने बजाने पर देता है। एल्फ्रेड और इसका ग्रुप एंटोनियो के घर मुनक्किद होने वाली महफिल मौसीकी में हिस्सा लेने एंटोनियो के घर की तरफ रवाना है। ठीक है, एल्फ्रेड जो है वो एक लोअर क्लास से ताल्लुक़ रखता है, एक शख्स है, दर्जी है, वो टेलर है। और एंटोनियो जो है वो एक अरिस्टोक्रेट पर्सन है और वो मौसीकी के मुख्तलिफ जो है ना महफिल मुनक्किद करवाता है। और एल्फ्रेड को शौक़ है मौसीकी में हिस्सा लेने का, तो वो उनके घर गया है उस महफिल में शिरकत करने के लिए। एल्फ्रेड अपने साथ अपने बेटे हेनरी को भी ले आया है। हेनरी इस किस्म की महफिलों में दिलचस्पी नहीं रखता है और हेनरी ही बेसिक इसका हीरो भी है स्टोरी का, लेकिन वो अपने बाप का टेलर का बेटा है ये, ठीक है ना। अब लेकिन वो अपने बाप का साथ देने आ गया है। एल्फ्रेड और इसकी टीम वक्त से पहले पहुंच जाते हैं और मुकाबले की तैयारी शुरू कर देते हैं। इस दौरान हेनरी दिल बहलाने के लिए बाग में सैर शुरू कर देता है और फिर वो टहलता टहलता कोठी के अंदर दाखिल होता चला जाता है। वो कोठी में मौजूद फर्नीचर और आसाइश की चीज़ों को दिल में तारीफ करता है। इस दौरान वो एक रास्ता भूल जाता है और एक कमरे में दाखिल होता है जहां एक नौजवान लड़की एक बूढ़े शख्स को कुछ पढ़कर सुना रही होती है। अब राइटर ने ये नहीं बताया है कि वो बूढ़ा शख्स उस लड़की का क्या लगता है, लेकिन स्टोरी पढ़ के हमें यही समझ आता है कि वो नौजवान लड़की जो है वो उसकी बीवी है उस बूढ़े शख्स की। ठीक है, वो नौजवान लड़की जो है उस बूढ़े शख्स को कुछ पढ़ के सुना रही है। इससे ये भी हमें अंदाजा होता है कि बूढ़ा शख्स जो है वो ब्लाइंड भी है या खुद नहीं वो पढ़ सकता ना। हेनरी खातून से बाहर जाने का रास्ता दरियाफ्त करता है। जब बूढ़ा इससे दरियाफ्त करता है, यानी लड़की से दरियाफ्त करता है कि कौन शख्स अंदर दाखिल हुआ है, तो वो कहती है कि ये एक नया बागबान है। वो झूठ बोल देती है। वो खातून मैगलीना उसका नाम है, उसकी रहनुमाई करती हुई उसको बाहर का रास्ता बताती है, यानी हेनरी को बाहर का रास्ता बताती है। ठीक है, वो उस बूढ़े शख्स के शक्ल में है बेसिकली। ठीक है, उसकी शादी हुई है और वो कंजर्वेटिव माइंड है जो है ना बूढ़ा शख्स। थोड़ी देर बाद वो खातून भी झील के दूसरे किनारे के पास बूढ़े से आंख बचाकर आ जाती है और हेनरी को अपनी जानिब बुलाती है। हेनरी उसके पास जाता है। वो थोड़ा वक्त इकट्ठे गुजारते हैं और फिर अचानक वो अंदर की तरफ भाग जाती है। हेनरी सारे वाक़े पर बहुत हैरान है। दूसरी तरफ एल्फ्रेड का बैंड दूसरा दर्जा हासिल कर लेता है, यानी उसका बाप जो है वो सेकंड पोजीशन गेन कर लेते हैं उसमें कंपटीशन में। हेनरी अब बस में बैठा वापसी के सफ़र पर रवाना इस खातून के बारे में सोच रहा होता है। इसके साथ बैठा शख्स फिशमोंगर उसका नाम है, इसको इस खातून के बारे में मालूमात देता है। हेनरी उदास महसूस करता है। बस स्टोरी खत्म हो। स्टोरी क्या मालूमात फराहम करता है? ये भी तो हाँ नहीं, ये तो अभी पढ़ लिया ना हमने, अब दूसरी स्टोरी पढ़नी है। तो आप थोड़ा सा इसको पढ़ के आपका क्या एज्यूम बना माइंड में कि क्या ये स्टोरी में क्या है? एक तो ये है कि वो टाइटल है इसका वुमेन हु हैड इमेजिनेशन। A woman who had imagination. हर औरत की imagination होती है, शक्ल के अंदर जो नहीं रहना चाहती है उससे बात होती है, इसको माइल करती है और वो फीलिंग्स होती हैं वुमेन के अंदर। नहीं, वो तो मेंस के अंदर भी होती है, बट ये कि औरत जो है वो और चाहती है कि वो ज़्यादा अच्छे बेहतर अंदाज में ज़िंदगी गुजारे एज कम्पेयर टू किसी बुरे शख्स के साथ। टीनेज के साथ ज़्यादा अच्छे तरीके से गुजारना चाहती है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। उसने जस्ट टू एजेस, देखने में स्टोरी बहुत सिंपल ही है, लेकिन राइटर ने उसको खुद थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना लिया और वो ज़्यादातर लिखता भी इसमें साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स के ऊपर वो बात करता है।
तो उसने मैन और वुमेन की साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स के ऊपर ही बात की है कि वो एक अरिस्टोक्रेट घर में रहती है लेकिन फिर भी वो कंजर्वेटिव एक शख्स के साथ लाइफ गुजार रही है, और जबकि दूसरी तरफ जो हेनरी है वो एक लोअर क्लास से ताल्लुक़ रखता है, मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखता है, वो भी अपनी एक लिमिटेड सी लाइफ गुजारना चाह रहा है, वो भी अब जो है फ्रीडम चाहता है और ये भी अपनी बोरियत दूर करना चाहती है। ठीक है, दोनों के दरमियान नेगोशिएशन भी होती है, लेकिन फिर वो यानी कि उसकी साइकी को समझ नहीं पाता। एक राइटर ने ये भी एलिमेंट रखा है इसके अंदर। ठीक है, तो उसने एक बस उसको इनकम्प्लीट ही उसने क्लोज कर दिया स्टोरी को। तो लेट्स हम नोट से देखें। एडविन म्योर कोर्स इन द प्रेज ऑफ बेड्स। बेड्स के बारे में एडविन म्योर का कहना है, मिस्टर बेड्स इज अ राइटर ऑफ फाइन सेंसिबिलिटी एंड नेचुरल पोइटिक पावर। मिस्टर बेड्स जो है वो एक सेंसिबिलिटी के ऊपर काम करता है, यानी कि उसकी पोइट्री के अंदर, तो इसकी राइटिंग के अंदर हमें सेंसेस गेन करने का मौका मिलता है, एंड नेचुरल पोइटिक पावर, और एक नेचुरल अंदाज में वो लिखने की सलाहियत रखता है। अपनी तमाम पोएटिक पावर, नेचुरल पोएटिक पावर, हाँ, यानी फितरती तौर पे उसे एक सलाहियत हासिल है। पोइटिक पावर उसे कहते हैं ना कि आप क्रिएटिविटी कर सकते हो। बेड स्टोरीज आर ब्लेंड ऑफ colors, sounds and smell owing to his straightforward and simplest method of description. बेट्स की जो स्टोरीज हैं वो इन तमाम चीज़ों से भरी हुई हैं। ठीक है, उसके स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपलेस्ट मेथड ऑफ डिस्क्रिप्शन की वजह से मैनी ऑफ हिज स्टोरीज डिपिक्ट लाइफ इन द रूरल मिडलैंड्स ऑफ इंग्लैंड। ज़्यादातर वो स्टोरीज लिखता है रूरल एरियाज ऑफ इंग्लैंड के बारे में, पार्टिकुलरली हिज नेटिव नॉर्थहैम्पटनशायर। ज़्यादातर वो उसने नॉर्थहैम्पटनशायर जो उसकी नेटिव लैंड है उसके ऊपर उसने स्टोरीज लिखी हैं। नेटिव, हाँ, नेटिव उसके जहाँ पे वो रहा रिलेटिव। बेट्स वेव्स अ रिच tapestry of imagery that underscores plot, theme and characterization. बेड्स जो है वो एक उम्दा किस्म की कॉम्बिनेशन ऑफ इमेजरी को दिखाता है, दैट अंडरस्कोर्स प्लॉट, जिसकी वजह से हमें प्लॉट भी वाजिया होता है, थीम भी और करेक्टराइजेशन भी। ही कंस्ट्रक्ट जी रूरल देहाती। ही कंस्ट्रक्ट्स इम्प्रेसिवली विजुअल सेटिंग्स इन हिज शॉर्ट स्टोरीज। उसने ज़्यादातर एक दिखाई देने वाली सेटिंग्स दिखाई हैं अपनी शॉर्ट स्टोरीज के अंदर, एंड हिज प्लॉट्स, यानी कि ये कहने का मतलब है कि जिस तरह से वो स्टोरीज की सेटिंग करता है प्लॉट की, ठीक है, उसको जिस तरह से करेक्टराइजेशन उसके अंदर डालता है, तो वो एक विजुअल सेटिंग बन जाती है कि उसने एक अच्छी सेटिंग की है ना तमाम चीज़ों। हाँ हाँ, एंड हिज प्लॉट्स ऑफर मिनिमल इंफॉर्मेशन। उसके प्लॉट्स जो हैं वो एक बहुत ही कम इंफॉर्मेशन रखते हैं। जैसे स्टोरी में आपने देखा आपको इतनी कोई ख़ास इंफॉर्मेशन नहीं मिली कि वो क्या कहना चाह रहा है, मिनिमल इंफॉर्मेशन रखते हैं, एंड लीव द रीडर, और वो रीडर पर छोड़ देता है टू फिल इन द गैप्स, के गैप्स को फिल किया जाए रीडर्स की तरफ से, बिटवीन व्हाट इज सेड, जो राइटर ने कह दिया है, एंड व्हाट इज इनसेड, और जो बाकी रह गया है, जो वो कह चुका है, जो बाकी रह गया, उसके दरमियान का जो गैप है वो रीडर खुद ही समझे, खुद ही फील करे कि राइटर क्या कहना चाह रहा है। एज अ क्रिटिक सेज, एक दो दफ़ा इन्होंने इसकी सेटिंग्स के ऊपर ही क्वेश्चन दिया हुआ है इसका ना, बेड्स का, कि किस किस्म की वो सेटिंग्स यूज़ करता है, इसकी स्टोरी को लेके डिस्कस करें। ठीक है, तो इसलिए ये एक पैराग्राफ बना दिया था मैंने इसको लेके ना। एज अ क्रिटिक सेज, द सिंप्लिसिटी इन बेड्स यूज ऑफ डिटेल डिस्क्रिप्शन एंड मंडेन करेक्टर्स। जिस तरह से बेड्स जो है वो सिंपल वाई में डिटेल देता है, डिस्क्राइब करता है, और मेंटेन का मतलब होता है दुनियावी, ठीक है, रियलिस्टिक आप कह सकते हो, करेक्टर्स वो उठाता है, सर्व टू एम्फेसाइज, ये तमाम चीज़ें जोर देती हैं इस बात पर, द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंटरनल स्ट्रगल, कि इंसान जो है वो एक कॉम्प्लेक्सिटी के साथ एक इंटरनल स्ट्रगल करता है, यानी तमाम तर इंसान अपनी ज़ात के अंदर एक कॉम्प्लेक्स तरीके से इंटरनल स्ट्रगल में मुसलसल रहते हैं, ठीक है, अपनी ज़ात के अंदर। ऑल ऑफ अस, हम तमाम लोग, मस्ट फेस,
फेस करते हैं थ्रू आउट लाइफ ऑन अ डेली बेसिस। डेली बेसिस पे हम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ एक आउटर स्ट्रगल के साथ साथ इंटरनल स्ट्रगल भी कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो ये इस स्टोरी में भी उसने इस तरह की सिचुएशन को दिखाया है। एडमंड फ्यूरर सेज अबाउट बेट्स एन आर्टिस्ट ऑफ इंडायरेक्शन। ये तो एक जनरल सा उसका एक पॉइंट ऑफ व्यू है राइटर के बारे में कि वो इंडायरेक्शन दिखाता है, यानी कि इनडायरेक्टली तौर पे वो बात को कन्वे करना चाहता है, डायरेक्टली तौर पे कन्वे नहीं करना चाहता। कौन सा वो था एक और राइटर जो, अच्छा चेखव को ही हमने शायद कहा था कि वो भी इनडायरेक्ट टेक्निक का इस्तेमाल करता है, यानी एक कैरेक्टर के बारे में दूसरे कैरेक्टर से पता चल रहा होता है, ठीक है, उसको भी इंडायरेक्शन टेक्निक ही कहते हैं, टेक्निक में ही आ जाता है ये। वेनेटा ऑब्जर्व दैट बेट्स फाइंड डेलिनेशन ऑफ कैरेक्टर। इसमें से चाहे आप दो क्वेश्चन याद कर लो, 3-4 मैंने पुट कर दिए, सारी बेशक कर लो। बेट्स फाइंड डेलिनेशन ऑफ कैरेक्टर। बेट्स ने जो वाज़िया तौर पर उम्दा तरीके से, जो डेलिनेशन का मतलब होता है तस्वीर कशी करता है ऑफ कैरेक्टर्स की, एंड एटमॉस्फेयर, और जो वो एटमॉस्फेयर दिखाता है इन क्रिएटिंग स्टोरीज के अंदर स्ट्रॉन्गली रिमिनिसेंट ऑफ शेफक एंड मैनफील्ड। ठीक है, यानी कि शेफक से मिलता जुलता इसका भी अंदाज है। तो वो हमें वाज़िया तौर पर रिमिनिसेंट का मतलब है रिमाइंड करवा देते हैं शेफक को और मैनफील्ड को। उसकी राइटिंग हमें उन दोनों की भी याद दिला देती है। द स्टोरी द वुमेन हु हैड इमेजिनेशन इज अ स्टोरी which says very little directly and moves forward in an oblique fashion। ये कहानी women who had imagination बहुत ही थोड़ी हद तक डायरेक्टली वाज़िया करती है चीज़ों को, एंड मूव्स फॉरवर्ड, और आगे बढ़ती चली जाती है इन एन ओब्लीक फैशन, एक गैर वाज़िया तौर पर, ठीक है, ओब्लीक गैर वाज़िया तौर पर, हमें वाज़िया नहीं होता कुछ भी इसके अंदर। स्टोरी इज फ्रॉड, फ्रॉड का मतलब भी ब्रिम होता है, ये स्टोरी ब्रिम है विद लोनलीनेस, सप्रेशन, पर्पसलेसनेस, बोर्डम, रिस्ट्रिक्शंस, कन्वेंशंस, कॉम्प्लेक्सिटी, पैथेटिक भी पेनफुल को कहते हैं, एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, ड्रीम्स, मिस्ट्री, रोमांस, ब्यूटी, सिंपैथी, कॉन्फ्लिक्टिंग इमोशंस ऑफ एंगर, helplessness, bitterness, fear, pain. This story is characters study, especially ये कहानी ज़्यादातर एक करेक्टर की स्टडी के ऊपर है, स्पेशली साइकोलॉजिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन्स माइंड। ज़्यादातर हम कह सकते हैं कि साइकोलॉजिकल स्टडी है ह्यूमन के माइंड की। इट्स अबाउट अ वुमन मैगडलीना एंड अ मैन हेनरी हु वर क्लास कॉन्ट्रेरी एंड हैड इमेजिनेशंस। क्लास कॉन्ट्रेरी हैं लेकिन इमेजिनेशंस रखते हैं, आइडियलिज्म रखते हैं, एक आइडियल लाइफ चाहते हैं, बट देयर आर्टिस्टिक एंड इमेजिनेटिव पार्ट, लेकिन उनकी जो आर्टिस्टिक सी और इमेजिनेटिव जो उनकी पार है वर क्रश्ड, वो टूट जाती है, क्रश हो जाती है, ओइंग टू द सोशल कन्वेंशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस की वजह से, लेड अपॉन देम, जो उनके ऊपर आए हैं, बाय देयर क्लास, यानी उनकी क्लास के अकॉर्डिंग जो उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस और कन्वेंशंस हैं उनकी वजह से वो अपनी इमेजिनेटिव लाइफ उनकी जो है वो क्रश होती हुई हमें दिखाई देती है। मैगडलीना वॉज लीडिंग अ लेथार्जिक लाइफ। मैगडलीना जो है वो एक पेनफुल, लेथार्जिक भी पेनफुल को कहते हैं, पेनफुल लाइफ गुजार रही है, फुल ऑफ लॉनलीनेस, जो कि तन्हाई से भरपूर है, एंड सप्रेशन और दबाव से, एंड हेनरी वॉज कंपेल्ड, और हेनरी भी मजबूर था, टू लिव इन अ वेरी स्मॉल वर्ल्ड, एक छोटी सी दुनिया में रहने पर मजबूर था। बोथ वर द विक्टिम ऑफ रॉन्ग कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ लाइफ। दोनों ही करेक्टर्स शिकार हैं गलत किस्म के जाविये, जिंदगी के गलत किस्म के जावियों का वो शिकार हैं, जो उन्हें लाजमी तौर पर गुजारना पड़ता है अपनी कन्वेंशंस की वजह से, रिस्ट्रिक्शंस की वजह से। वन फील्स पेन, एक इंसान तकलीफ महसूस करता है, एट द ट्रेजिक फेलियर ऑफ टू इमेजिनेटिव क्रिएचर्स। इफ हेनरी एंड मैगडलीना हैड बीन यूनाइटेड, अगर वो दोनों यूनाइटेड हो जाते, मिल जाते टुगेदर, बाय द स्ट्रोक ऑफ गुड लक की वजह से, लाइफ वुड हैव बीन अट्रैक्टेड, तो उन्हें शायद लाइफ अट्रैक्टिव लगने लगती, एंड पर्पसफुल लगने लगती, विद ब्यूटी, खूबसूरती के साथ, एंड रोमांस फॉर देम। I finish my discussion with this conclusion that the author brings before us
ये कंक्लूजन वैसे मैंने खुद से बना लिया है। अगर आप स्टोरी को पढ़ोगे मे भी आप शायद कुछ और इसका कंक्लूजन निकालो, लेकिन इन्होंने ना स्टोरी के उसमें भी ना बुक्स में भी इसका खास कोई कंक्लूजन दिया नहीं हुआ, क्योंकि वे उसमें ना छोड़ी हुई है ना। हाँ, तो ज्यादा तो हमें यही एक ही बात नजर आती है। फोन आ रहा है विशाल आपका। I finish my discussion with this conclusion that the author brings before us. हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि ऑथर वो हमारे सामने लाना चाहता है मोनोटोनस, एक बोरियत वाली मोनोटोनस एंड मोनोक्रोम, यानी कि बोरियत वाला एक स्केड्यूल ऑफ ह्यूमन लाइफ, इंसान की जिंदगी में, यानी कि हाँ बोरियत ही में ही आएगा ये भी, मोनोटोनस। हाँ मोनोटोनस एंड मोनोक्रोम यानी कि बोरियत वाला जो एक स्केड्यूल है, ठीक है, बेकैफ भी कह सकते हो इसको, मोनोक्रोम उसका जो एक स्केड्यूल है ऑफ ह्यूमन लाइफ, इन खातून की ज़िंदगी का, लेडी की ज़िंदगी का, एंड हर लॉन्गिंग, और उसकी ख्वाहिश होती है एक वुमेन की फॉर स्ट्राइकिंग एंड हैप्पी लाइफ, कि वो एक अच्छी हैप्पी लाइफ चाहती है, विच कैन सेव हर, जो उसे बचा सके फ्रॉम द ड्रैब एंड डल रूटीन ऑफ लाइफ। मैगडीना हैज़ बीन प्रेजेंटेड एज अ रेवोल्यूशनरी वुमेन, हम ये कह सकते हैं कि शायद उसको एक रेवोल्यूशनरी वुमेन के तौर पर प्रेजेंट करने की राइटर ने कोशिश की है, हु वांट टू कम आउट ऑफ क्रूअल शैकल्स ऑफ स्लेवरी, जो कि गुलामी के शैकल से निकलना चाहती है। एज कार्टर डिक्लेयर्स, ये बीए की मैंने वो उसमें सर ने दिया हुआ, बीए की बुक में कोटेशन दी हुई है, राइट, हाँ, वुमेन्स वर्क है एक पोइम उसमें, सॉलिट्यूड एंड मेलनकली दैट इज वुमेन्स लाइफ, कार्टर ने ये कहा था। और ये तो ये वैसे ही अभी उस दिन दिल कर रहा था तो शेर लिख दिया था स्टोरी के अकॉर्डिंग ही है, ये भी पढ़ दो। जो ये है, किसी को खम पे खम रखा, किसी को तशना लब रखा, यानी कि किसी को खम पे खम का मतलब है किसी को बहुत ही ज्यादा पिलाया है, ठीक है, बहुत ज्यादा दिया है, और किसी को तशना लब रखा है, किसी को प्यासा ही रखा है। गंवा बैठा है साकी, साकी जो पिलाने वाला था, गंवा बैठा है साकी में कदे में एतबार अपना, किसी को बहुत ज्यादा उसने पिला दिया और किसी को प्यासा रखा। तो ह्यूमन की लाइफ भी ऐसे ही है, अगर हम गॉड के हवाले से देखें तो इख्तियारात मर्दों को बहुत ही ज्यादा दिए और वुमेन को नहीं।